नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। उत्तराखंड में एक कोरोना वायरस का असर कम होता नजर नहीं आ रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 482 नए संक्रमित मामले मिले हैं और 12 मरीजों की इलाज के दौरान मौत भी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर 1.63% है। इसी बीच कुल संक्रमितों का आंकड़ा 72,642 तक पहुंच गया है, जबकि इसमें 66,147 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को 9,779 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी बीच उत्तराखंड में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 1,185 हो गई है। बीते 24 घंटे में 444 मरीजों का इलाज के बाद घर उनको भेजा गया है। इनको आपको बता दें कि इनको मिलाकर अब तक 66,147 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,658 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 157 संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि नैनीताल में 59, हरिद्वार में 50, पौड़ी में 47 और पिथौरागढ़ में 44, चमोली में 43, उधम सिंह नगर में 23, टेहरी में 15, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिले में 12, अल्मोड़ा में 10, उत्तरकाशी में 7, बागेश्वर जिले में 5 संक्रमित मिले हैं। तो लगातार उत्तराखंड में मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये चिंता का विषय है। लगातार जो स्थिति है वो भयानक होती हुई नजर आ रही है। देवभूमि में कोरोना काल यहां पर नजर आ रहा है। लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है और आपको बता दें कि लगातार मामले जो है वो बढ़ रहे हैं, मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है और ये यहां पर चिंता का विषय है। इसी के साथ प्रदेश सरकार भी दिशा निर्देश जारी कर रही है, सख्त से सख्त कदम उठा रही है ताकि जो संक्रमण है उसको फैलने से रोका जा सके। आपको बता दें कि 24 घंटे में 482 नए मरीज मिले हैं। मरीजों का आंकड़ा 72,000 के पार पहुंच चुका है। देवभूमि में कोरोना काल नजर आ रहा है। कोरोना का असर लगातार बढ़ रहा है, संक्रमण लगातार फैल रहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 482 नए मरीज मिले हैं, जो कि चिंता का विषय है। लगातार स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 12 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना से राज्य में अब तक 1,155 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में कुल कोरोना केस का आंकड़ा 72,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक कोरोना के 66,147 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अभी भी कोरोना के 4,658 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 9,779 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देहरादून में 24 घंटे में 157 कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि लगातार देवभूमि में कोरोना का कहर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में आपको बता दें कि धनौल्टी में राजकीय महाविद्यालय तत्थूर में एक दिन के आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और कोविड-19 जागरूकता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस आयोजन को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और आपदा प्रबंधन पर कार्य कर रहे संवेदना प्रोजेक्ट के प्रबंधक राजकुमार के सहयोग से किया गया है। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्रिंसिपल प्रोफेसर कल्पना पंत ने की और छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और प्राथमिक शिक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया गया। इसके साथ ही संवेदना प्रोजेक्ट के प्रबंधक राजकुमार ने छात्र छात्राओं को कोविड-19 के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और हर 10 मिनट में दिल्ली में एक शख्स कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहा है। ऐसे में हमें जागरूक होकर कोरोना संक्रमण से अपना बचाव करना चाहिए। वहीं सुशील थपलियाल ने छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन के बारे में समझाते हुए अस्थायी स्ट्रेचर बनाना और स्ट्रेचर न होने पर 3 हैंड फॉर हैंड सीट बनाने के बारे में भी बताया है। छात्रों के लिए खास ट्रेनिंग दी गई है। आपदा प्रबंधन के बारे में छात्रों को बताया गया कि किस तरीके से विपदा आने में किस तरीके से लोगों की मदद की जाए, खुद को बचाया जाए। कोरोना को लेकर भी यहाँ पर छात्र छात्राओं को जानकारी दी, जागरूक किया गया और यहाँ पर ये बताया कि आपदा के वक्त किस तरीके से छात्र छात्राएं अपने आप को बचाएं और दूसरों की भी मदद कर पाएं। ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है ये हमारे संवेदना प्रोजेक्ट के माध्यम से एक DIDRR का प्रोजेक्ट साथ में हम लोग काम करते हैं। तो ये हम पूरे जौनपुर ब्लॉक के 60 गांव में
ये इस प्रकार के जो आपदा के बारे में हम लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं, क्योंकि आपदा जब आती है, आपदा का पता किसी को नहीं होता है, लेकिन हम जब स्वयं जागरूक होंगे, हम दूसरे को भी बचा सकते हैं और खुद भी बच सकते हैं। ये जो आपदा का जो मेन कारण होता है, आपदा 2 प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक आपदा होती है, मानव निर्मित आपदा होती है। अब प्राकृतिक आपदा में तो जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, अचानक से कहीं पर जैसे पनगोला जो फटता है, ये हो गया। और जो मानव निर्मित, जैसे मैं अभी यहाँ कॉलेज के सामने सड़क जो कटान देख रहा हूँ, ये है मानव निर्मित, क्योंकि सड़क का कटान हुआ है और उसके ऊपर गांव बसा है। तो वहीं कोरोना के संक्रमण के बीच हल्द्वानी में झोला छाप डॉक्टर्स भी अब सक्रिय हैं, जो हल्के बुखार और सर्दी जुकाम के मरीजों को दवाइयां दे रहे हैं, जो कि बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि इन सिम्टम्स से ही कोरोना की जांच और उसका पता चलता है। लिहाजा सीएमओ भागीरथी जोशी ने पूरे जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान में लगाया है। और सीएमओ ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के पास आई शिकायत के बाद लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और जो भी ऐसे मामलों में दोषी पाया गया उनके खिलाफ विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। साथ ही लोगों को ऐसे झोलाछाप डॉक्टर से सतर्क रहने की भी अपील लोगों से की गई है। तो झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। खुलेआम दुकान चला रहे हैं झोलाछाप डॉक्टर्स। सीएमओ के आदेश पर विभाग की कार्रवाई हो रही है। हल्द्वानी में यहाँ पर उन तमाम झोलाछाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई हो रही है जो कि सर्दी जुकाम होने पर लोगों को दवाइयां दे रहे हैं और यहाँ पर ये सिम्टम्स कोरोना के भी हो सकते हैं, ऐसे में उन्हें जागरूक नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। और आपको बता दें कि सीएमओ ने आदेश दिए हैं कि ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई हो। साथ ही लोगों से भी अपील की है कि ऐसे डॉक्टर से बचे। है कि कुछ बुखार के मरीजों को झोला छाप डॉक्टर देख ले रहे हैं और उनकी कोरोना जांच अगर नहीं हो पाती है तो समाज में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए टीम लगाकर जो है इनके यहाँ छापेमारी की जा रही है और जैसा अगर कुछ गलत पाया जाता है अनियमित तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम पहले भी शिकायत मिली है कि झोला छाप डॉक्टर रहे हैं, लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं हुई। अब हम उम्मीद माने कि अब कार्रवाई होगी, क्योंकि कोविड भी चल रहा है, हमें और सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे में और कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल, अगर अनियमितता पाई जाती है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो वही मरीजों को जीवन दान देने वाला रुड़की का ब्लड बैंक कोरोना की मार झेल रहा है। ब्लड बैंक में खून की कमी ने मरीजों की चिंता बढ़ा दी है। 350 यूनिट की क्षमता वाले रुड़की के ब्लड बैंक में नाम मात्र ही ब्लड बचा है, जबकि इस ब्लड बैंक में थैलेसीमिया से पीड़ित करीब 56 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, जिन्हें हर महीने खून की जरूरत पड़ती है। बताया जा रहा है कि लोग कोरोना के चलते ब्लड डोनेट करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और साथ ही ब्लड डोनेट कैंप भी नहीं लग पा रहे हैं। आपको बता दें कि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि बताया जा रहा है कि ब्लड लेने वाले तीमारदारों को पहले 1 यूनिट के बदले 1 यूनिट ब्लड और 650 रुपए देने अनिवार्य था, लेकिन अब शासन के आदेश पर अब ब्लड देने वाले लोगों को 1050 रुपए और 1 यूनिट ब्लड देना पड़ेगा। तो रुड़की के ब्लड बैंक पर कोरोना की मार अब देखने को मिल रही है। ब्लड बैंक में खून की कमी से बड़ी है मरीजों की चिंता। 350 यूनिट की क्षमता वाले ब्लड बैंक में ब्लड की कमी अब देखने को मिल रही है। या कोई बच्चा है या डीआईसी के अंदर पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ही ब्लड यहाँ से अवेलेबल हो रहा है। तो गरीब जनता जो है तो वो तो सरकारी में ही आएगी, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही ब्लड मिलेगा। पहले पूर्व में 650 रुपए का रेट था, उसे बढ़ाकर मात्र 1050 किया गया है। हमारे पास करीबन 350 यूनिट ब्लड की कैपेसिटी है और अभी ब्लड, क्योंकि कोविड की वजह से कैंप्स काफ़ी कम लग रहे हैं और इसमें काफ़ी हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई बार ब्लड काफ़ी कम हो जाता है और हमें 1 या 2 यूनिट पर हर ग्रुप की बचा के रखनी पड़ती हैं किसी इमरजेंसी के लिए, कि कोई सीवियर कोई ट्रॉमा ना हो जाए या कोई गर्भवती महिला ब्लीडिंग एकदम सडनली शुरू ना हो जाए। ऐसे मरीजों के लिए 1 या 2 यूनिट हम बचा के रख चलते हैं रिजर्व के लिए। और लेकिन अभी ओवरऑल ही कमी हो रही है। जल्दी हमारे इस हफ्ते में 1-2 कैंप लगने वाले हैं। अब थोड़ा थोड़ा पब्लिक निकल के बाहर आनी शुरू हुई है, तो उम्मीद है कि 15 दिन 20 दिन में हमारे काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। तो वहीं दून शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर निगम देहरादून नई योजना बनाई गई है यहाँ पर, जिसके तहत निगम में आने वाले सभी 100 वार्डों में स्वच्छता सेना बनाई गई है। आपको बता दें कि इस सेना को जगह जगह गंदगी फैलाने वाले लोगों पर चालान काटने का अधिकार होगा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया
की बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव पास हो चुका है। निगम और एक ड्राफ्ट निगम की ओर से तैयार किया जा रहा है, जल्द ही इस योजना को अमल में लाया जाएगा। तो देहरादून में नगर निगम देहरादून ने नई योजना बनाई है, जिसके तहत शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए योजना बनाई गई है। इसमें यहाँ पर एक टीम गठित की जाएगी जो कि क्षेत्र में साफ सफाई का ध्यान रखेगी। स्वच्छता सेना का हम लोग गठन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पिछले बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया था कि चालान करने का अधिकार, जो लोग नालियों में कूड़ा फेंक देते हैं या सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं करते एंटी लिटरिंग एक्ट के तहत, तो उसमें कुछ NGOs को या वॉलंटियर्स को भी हम लोग चालान करने की अधिकार दें। इसके लिए हम लोग एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और इसमें जन सामान्य को हम ये अपने पोर्टल पर ये खोलेंगे कि जो लोग इसमें वॉलंटियर बनना चाहें तो एक कोशिश ये हो कि हर वार्ड में 10-10 लोगों को एक वॉलंटियर तैयार किया जाए। वो खुद भी एक सोशल पुलिसिंग का काम करें और हमारे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पर भी निगाह रखें, देखें कि वो सही ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और अपने सुझाव दें। एक नवीन अभिनव प्रयास है और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो एक किसानों के प्रदर्शन को लेकर नोएडा पुलिस ने तैयारी की है। आपको बता दें कि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर नोएडा और दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर ली है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने ये रणनीति बनाई है। नोएडा की ओर से आने वाले किसानों को पुलिस रोकेगी। आपको बता दें कि आज जगह जगह पर किसानों को प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हरियाणा और पंजाब के किसान जो है वो दिल्ली में कूच करने की तैयारी में है और यहाँ पर लगभग 1 लाख किसानों के इकट्ठा होने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली और नोएडा पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी ना हो और किसी भी तरह से माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन अलर्ट और बॉर्डर्स पर, दिल्ली और नोएडा बॉर्डर्स पर यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद है। किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं, कोई भी यहां पर ढिलाई नहीं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर नोएडा पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भारी संख्या में तैनात किए गए हैं पुलिस बल। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने ये रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि जगह जगह आज किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और हरियाणा और पंजाब की जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करने की तैयारी में है और यहां पर बड़ी संख्या में दिल्ली में जुटने की संभावना जताई जा रही है। विजय गौड़ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विजय, नोएडा और दिल्ली पुलिस ने यहां पर पूरी तैयारी कर ली है कि यहां पर किसानों को रोका जाए और किसी भी प्रकार से माहौल न बिगड़ने देना। जी, मैं बता दूं कि दिल्ली नोएडा पुलिस की हाई अलर्ट मोड पे है। पूरा जो DND है, जितने भी दिल्ली से आने वाले नोएडा में घुसने वाले बॉर्डर सबको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये एक तरफ कोरोना महामारी की बीमारी और एक तरफ किसान अगर ये इतनी भारी संख्या में अगर आगे कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बीमारी वो बढ़ सकती है। तो उसके नोएडा प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पे है और दिल्ली और नोएडा दोनों ही बॉर्डर को सील किया गया है। बिल्कुल, तो ऐसे में किस तरीके से क्या कुछ उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है विजय के 1, 2 या 3 नहीं, बड़ी संख्या में किसानों ने यहाँ पर तैयारी की है कि आएंगे, इकट्ठा होंगे, तो ऐसे में जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। तो क्या कुछ विशेष तौर पर तैयारियां आप देख पा रहे हैं? जी, बता दूं दिल्ली प्रशासन भी और नोएडा हम इस जगह मौजूद हैं कि यहाँ पे दिल्ली के भी अधिकारी हमारे सामने खड़े हैं, नोएडा के अधिकारी। हमने लोगों से वार्ता की तो साफ तौर पे जो अधिकारियों का कहना है कि हम इनके किसानों की बड़िंदा से बात कर रहे हैं कि धरना को खत्म किया जाए और ये अपने जो इनकी मांगों को जल्द हम लोग पूरी करवाएंगे। तो ये इतनी भीड़ में इकट्ठा ना हो क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि आम जनता जो है रोड पे कहीं ना कहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो किसान है इनको प्रशासन की बात मानते हुए को रोकना चाहिए। बिल्कुल विजय, क्योंकि कई जगह जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कई जगह बॉर्डर्स पर किसानों की और पुलिस की यहाँ पर आपाधापी देखी गई और आपस में मारपिटाई देखी गई, जहां पर पुलिस को यहाँ पर बलपूर्वक प्रयास करना पड़ा और लाठीचार्ज करना पड़ा किसानों को। तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर ये नोएडा और दिल्ली की पुलिस एकदम तैयार नजर आ रही है? क्योंकि जितने भी दिल्ली से नोएडा आने वाले जितने भी बॉर्डर है सबको छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स तैनात है। कई जोन के DCP ACP यहाँ मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन किसानों से वार्ता, अगर किसान आतंक पहुंचे से वार्ता कर समझाने की कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नोएडा पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पे है।
विजय, क्या रूटों में बदलाव किया गया है? क्या रूटों में यहाँ पर बदलाव देखा गया है? क्योंकि कई जगह ऐसी है जहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि यहाँ से किसान जो है कूच कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या रूटों में बदलाव किया गया आम जनता के लिए आज के लिए? जी, बता दूं कि जो नोएडा जो डीएनडी वाला रूट है उसको महिलवार फेज 1 से उसको तब्दील कर दिया गया है। वो महिलवार फेज 1 होकर चिल्ला होते हुए नोएडा में जो गाड़ियां प्रवेश करेंगी। और वहीं अगर कालिंदी पुल की बात की तो वहाँ पे जो कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया, वहीं प्रशासन सभी गाड़ियों को चेक करके उन गाड़ियों को अंदर आने दे रहे हैं। बिल्कुल, तो यानी में कहीं ना कहीं यहाँ पर विजय जो आम जनता है वहां पर उसको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जाम का सामना करना पड़ेगा आज के दिन। विजय जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा जो बॉर्डर है उसको साफ तब्दील कर रखा है, जो आम जनता है वो काफी परेशान है। इसलिए परेशान है क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं जाना है। कई ऐसे अनेक कामों के लिए आदमी रोड पर निकलता है, तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस ने इन सभी चीजों को देखते हुए कई ऐसे जो जगह है उनको खोल दिए गए हैं। वहाँ पे पुलिस तैनात की गई है कि किसी भी वाहन को कोई दिक्कत ना हो और सही समय पे उनको वहां से निकाला गया। खासकर जो एम्बुलेंस वाले उनका भी ध्यान रखते हुए उनके लिए अलग से कई 100-150 कदम पे दूर पे वहाँ पे पुलिस तैनात की गई है कि किस तरह की कोई भी ऐसी गाड़ी जो है बीमार व्यक्ति हो उसको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, शुक्रिया आपका विजय तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। चलिए अब खबर बुलंदशहर से, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर आपस में दो गुट यहां पर भिड़ गए। आपको बता दें कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई। निर्माण को ध्वस्त करने को लेकर दो पक्षों में ये विवाद शुरू हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में लाठी डंडे पत्थरबाजी होने लगी। और बताया जा रहा है कि निर्माण को लेकर ध्वस्त करने को लेकर ये दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ था और पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर यहाँ पर दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष और दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और पत्थरबाजी भी हुई है। बताया जा रहा है कि निर्माण को ध्वस्त करने को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ था और विवाद देखते देखते बढ़ गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस मामले को शांत कराती हुई और यहाँ पर बीच बचाव करती हुई पुलिस। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि दोनों पक्षों के कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और जांच इस मामले में जारी है। निर्माण को ध्वस्त करने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, दो पक्ष आपस में भिड़ गए और लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई। तो वहीं संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। विधायक होने के साथ साथ आप सदन के स्पीकर भी हैं। ऐसे में हमारे संविधान की तीनों महत्वपूर्ण अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में आप बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। आपने अपने सम्मेलन में इस पर काफी चर्चा भी की है। संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की अपनी भूमिका होती है, लेकिन स्पीकर लॉ मेकिंग बॉडी का फेस होता है। इसलिए स्पीकर एक तरह से संविधान के सुरक्षा के कवच का पहला प्रहरी भी है। साथियों, संविधान के तीनों अंगों की भूमिका से लेकर मर्यादा तक सब कुछ संविधान में ही वर्णित है। 70 के दशक में हमने देखा था कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर की मर्यादा को भंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसका जवाब भी देश को संविधान से ही मिला। बल्कि इमरजेंसी के उस दौर के बाद चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम मजबूत से मजबूत होता गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही
उस कालखंड से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े। आज भी वो सीख उतनी ही प्रासंगिक है। बीते 6-7 सालों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सामंजस्य को और बेहतर करने का प्रयास हुआ है। साथियों, इस तरह के प्रयासों का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है जनता के विश्वास पर। कठिन से कठिन समय में भी जनता की आस्था इन 3 अंगों पर बनी रहती है। ये हमने इन दिनों इस वैश्विक महामारी के समय भी बखूबी देखा है। भारत की 130 करोड़ से ज्यादा जनता ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है, उसकी एक बड़ी वजह सभी भारतीयों का संविधान के तीनों अंगों पर पूर्ण विश्वास है। इस विश्वास को बढ़ाने के लिए निरंतर काम भी हुआ है। महामारी के इस समय में देश की संसद ने राष्ट्रहित से जुड़े कानूनों के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, महत्वपूर्ण कानूनों के लिए जो तत्परता और प्रतिबद्धता दिखाई है, वह भी अभूतपूर्व है। इस दौरान संसद के दोनों सदनों में तय समय से ज्यादा काम हुआ है। सांसदों ने अपने वेतन में भी कटौती करके अपनी प्रतिबद्धता जताई है। अनेक राज्यों के विधायकों ने भी अपने वेतन का कुछ अंश देकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दिया है। आई वांट टू अप्रिशिएट all these efforts. In the COVID times, these steps play a leading role in boosting public confidence. साथियों, कोरोना के इस समय में हमारी चुनाव प्रणाली की मजबूती भी दुनिया ने देखी है। इतने बड़े स्तर पर चुनाव होना, समय पर परिणाम आना, सुचारू रूप से नई सरकार का बनना, ये इतना भी आसान नहीं है। हमें हमारे संविधान से जो ताकत मिली है, वो ऐसे हर मुश्किल कार्यों को आसान बनाती है। हमारा संविधान 21वीं सदी में बदलते समय की हर चुनौती से निपटने के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। नई पीढ़ी के साथ उसका जुड़ाव बढ़े, ये दायित्व हम सभी पर है। आने वाले समय में संविधान 75 वर्ष की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से आजाद भारत की 75 वर्ष का होना वाला है। ऐसे में व्यवस्थाओं को समय के अनुकूल बनाने के लिए, बड़े कदम उठाने के लिए हमें संकल्पित भाव से काम करना होगा। राष्ट्र के रूप में लिए गए हर संकल्प को सिद्ध करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उसको बेहतर तालमेल के साथ काम करते रहना है। हमारे हर निर्णय का आधार एक ही तराजू से तोलना चाहिए, एक ही मानदंड होना चाहिए, और वो मानदंड है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित, यही हमारा तराजू होना चाहिए। हमें ये याद रखना है कि जब विचारों में देशहित, लोकहित, उसके बजाय राजनीति हावी होती है, तो उसका नुकसान देश को उठाना पड़ता है। जब हर कोई अलग अलग सोचता है, तो क्या परिणाम होते हैं, उसका गवाह
आप 2 दिन से जहां विराजमान हैं, वो सरदार सरोवर डैम भी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, केवड़िया प्रवास के दौरान आप सभी ने सरदार सरोवर डैम की विशालता देखी है, भव्यता देखी है, उसकी शक्ति देखी है, लेकिन इस डैम का काम बरसों तक अटका रहा, फंसा रहा। आजादी के कुछ वर्षों के बाद शुरू हुआ था और आजादी के 75 वर्ष जब सामने आए हैं, अभी कुछ साल पहले वो पूरा हुआ। कैसी कैसी बाधाएं, कैसे कैसे लोगों के द्वारा रुकावटें, किस प्रकार से संविधान का दुरुपयोग करने का प्रयास हुआ, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जनहित का प्रोजेक्ट, इतने सालों तक लटका रहा। आज इस डैम का लाभ गुजरात के साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोगों को भी हो रहा है। इस बांध से गुजरात की 10 लाख हेक्टेयर जमीन को, राजस्थान की 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हुई है। गुजरात के 9,000 से ज्यादा गांव, राजस्थान और गुजरात के अनेकों छोटे बड़े शहरों को घरेलू पानी की सप्लाई इसी सरदार सरोवर बांध की वजह से हो पा रही है। और जब पानी की बात आती है तो मुझे एक प्रसंग भी याद आता है। जब नर्मदा का पानी अनेक विवादों में रहा, अनेक संकटों से गुजरे, आखिरकार कुछ रास्ते निकले, लेकिन जब राजस्थान को पानी पहुंचाया तो भैरव सिंह जी शेखावत और जसवंत सिंह जी दोनों गांधीनगर स्पेशली मिलने आए। मैंने पूछा क्या काम है, बोले आकर के बताएंगे। वो आए और मुझे उतना उन्होंने अभिनंदन दिए, इतने आशीर्वाद दिए, इतनी, मैंने कहा इतना प्यार, इतनी भावना क्या। अरे बोले भाई, इतिहास गवाह है कि पानी के बूंद के लिए भी युद्ध हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं, 2-2 परिवारों के बीच बंटवारा हो गया है। बिना कोई संघर्ष, बिना कोई झगड़े गुजरात से नर्मदा का पानी राजस्थान पहुंच गया, राजस्थान की सूखी धरती को अपने पानी पहुंचाया। ये हमारे लिए इतने गर्व और आनंद का विषय है और इसलिए हम तुम्हें मिलने आए हैं। आप देखिए, ये काम अगर पहले हुआ होता, इसी बांध से जो बिजली पैदा हो रही है उसका अधिकांश लाभ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को हो रहा है। साथियों, ये सब वर्षों पहले भी हो सकता था। लोक कल्याण की सोच के साथ, विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता के अप्रोच के साथ ये लाभ पहले भी मिल सकते थे, लेकिन वर्षों तक जनता इनसे वंचित रही। और आप देखिए, जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है। इतना बड़ा राष्ट्रीय नुकसान हुआ, बांध की लागत कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन जो इसके जिम्मेदार थे उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। हमें देश को इस प्रवृत्ति से बाहर निकालना है। साथियों, सरदार पटेल की इतनी विशाल प्रतिमा के सामने जाकर दर्शन करके आप लोगों ने भी नई ऊर्जा महसूस की होगी, आपको भी एक नई प्रेरणा मिली होगी। दुनिया की सबसे तो संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि चुनाव के समय चुनाव कराना आसान नहीं होता, हमारा तराजू राष्ट्रहित होना चाहिए और जो संविधान है वो हमारा मार्गदर्शन करता है। संविधान की वजह से ही, हमारे संविधान की वजह से ही हमारी एकजुटता बनी हुई है।